Welcome once again. I hope you're all doing well. In this lesson, we will discuss the themes of the novel Sons and Lover by D.H. Lawrence. D.H. लॉरेंस का ये नावल हम ऑलरेडी समराइज़ कर चुके हैं, इसका मेजर इंट्रोडक्शन भी। देन इस लेसन में हम इसके कुछ मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। हर नावल के थीम्स डिस्कस करना लाजमी होता है क्योंकि थीम जो है वो एक हिडन मैसेज होता है राइटर का, किसी भी ऑथर का, जो वो हमें अपने इस वर्क के थ्रू देना चाहते हैं। अगर हम थीम्स को समझ जाएं तो अगर हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो इट्स मीन कि हम उस नावल को या उस ड्रामा को, उस पोइट्री को, कोई भी ऐसा जॉनरा उसको अच्छे से समझ जाते हैं। किसी भी नावल को पढ़ने के लिए या अगर हम उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं तो हम उसको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ जो है स्टडी करते हैं, जिसमें हम इसके मेजर सिंबल्स को देखते हैं, थीम्स को देखते हैं, उसकी राइटिंग स्टाइल क्या है, उसकी यानी कि उसकी टेक्निक क्या है, उसका जॉनरा क्या है, एक्सेट्रा। तो थीम जो है किसी भी जॉनरा को स्टडी करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। इसलिए हम हर नावल के थीम्स को जो है वो सेपरेट डिस्कस करते हैं। नावल के अंदर जस्ट उसका हिंट तो हम ज़रूर ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि कौन सा नावल किस थीम को बेसिकली रेफ़र कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ हिडन मैसेज होते हैं उसको भी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो हमें थीम देखने को मिलता है वो फैमिली का है। अब फैमिली जो है वो इस नावल का मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है। इसकी ओपनिंग ही एक ऐसी फैमिली से की जाती है, मिस्टर एंड मिसेस मॉरल की फैमिली से, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही है। उस क्राइसिस की वजह से उनकी लाइफ पर, उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनके माइंड पर और किस तरह उनके जो उनके घर के मसाइल होते हैं, इश्यूज़, वो किस तरह बढ़ जाते हैं। अब एक फैमिली जो है वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, उसमें मेंबर्स किस तरह आते हैं, मेंबर्स किस तरह बड़े होते हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरह जो है वो कंप्लीट करते हैं, एक्सेट्रा। इस सब के बारे में, यानी कि एक कॉमन मैन की जो लाइफ होती है उसके इश्यूज़ किस तरह के होते हैं अगर वो कोई इकोनॉमिक जो है वो क्राइसिस फेस कर रहा है। तो उसके अंदर D.H. लॉरेंस ने हमें बताया है। हमने मॉडर्निज़्म को डिस्कस किया था क्योंकि ये बेसिकली मॉडर्न वर्क है। तो मॉडर्निज़्म के अंदर हमें क्या चीज़ बताई जाती है कि एक जो आम इंसान है उसकी लाइफ क्या होती है। जैसे कि हमने एक टर्म डिस्कस की थी, किचन सिंक ड्रामा। तो उसके अंदर क्या होता है, एक मॉडर्न मैन कौन होता है कि जो मॉडर्निज़्म के टाइम में उस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, अपने मतलब अपनी लाइफ को एक क्राइसिस के साथ लेता है कि उसने लाइफ में अर्न करना है और उसको किसी ना किसी मतलब पोस्ट पर जाना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है। तो इस तरह की जो हमारा माइंडसेट बन जाता है। तो यही सब कुछ हम मॉडर्निज़्म के जो वर्क हैं उसके अंदर देखते हैं। देन इसके साथ साथ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी जो है इस नावल का मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, साइकोलॉजी, क्योंकि 19th सेंचुरी के मतलब लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में जो हमारे पास एक थेरिस्ट हैं सिगमंड फ्राइड, उन्होंने साइकोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी। इंसान किस तरह सोचता है, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरह होती है, तो यही सब कुछ। तो इसीलिए हमें इन वर्क्स में, स्पेशली मॉडर्निज़्म के टाइम में लिखे गए वर्क में, हमें साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। ये एक मेजर एलिमेंट भी है, यानी कि ह्यूमन माइंड को फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया था। एक करेक्टर को इस तरह दिखाया गया था कि जो करेक्टर है वो भी स्टोरी नरेट कर सकता है, ना कि सिर्फ राइटर ही हमें स्टोरी नरेट करेगा। एक करेक्टर खुद को रिप्रेजेंट करवा सकता है, उसकी क्या डेवलपमेंट होती है, सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट ही ज़रूरी नहीं होती, एक माइंड का, यानी कि जो इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है वो किस तरह की होती है, उसको किस तरह से देखा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो इस नावल के अंदर मिस्टर एंड मिसेस कटरूट, उनकी जो मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनके अंदर जितनी भी साइकोलॉजिकल जो मतलब स्पेशली जो है मिसेस मॉरल के अंदर और पॉल में की जो साइकोलॉजी थी, उस चीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थीम है वो ईडिपस कॉम्प्लेक्स का है। ईडिपस
इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमने इसके डिस्कस किया था। इन शॉर्ट इसको अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि जो मदर की अफेक्शन होती है टुवर्ड सन उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक टर्म है जो सिगमंड फ्राइड ने अपनी जब इन्होंने थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, उसके अंदर इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया था कि जो एक मदर होती है उसकी अफेक्शन उसके बेटे की तरफ होती है और जो बेटा है उसकी अफेक्शन उसके फादर की बजाय उसकी मदर की तरफ होती है। तो इडिपस रेक्स पर एक प्ले बन चुका है जिससे ही ये टर्म डेवलप की गई थी। तो इसके अंदर हम गर्ट्रूड मोरल जो कि इस नावल की मेन करेक्टर हैं, उनका बेटा पॉल मोरल, उनकी जो उनके अंदर जो एक रिलेशन था, किस तरह उनके साथ अट्रैक्शन थी कि वो एक अपनी लाइफ में किसी भी थर्ड पर्सन को एंटर नहीं कर सकते थे। अब नेक्स्ट उसके बाद क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है इसके अंदर इस नावल के अंदर के जो हमें इस नावल के अंदर एक करेक्टर दिखाएंगी थी मैरियम नाम से एक करेक्टर दिखाई गई है जो कि मतलब स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। उसके लिए फ़िज़िकल रिलेशन से बढ़कर उसका जो मतलब एक सोल का रिलेशन है वो उसके लिए मैटर करता है। देन उसके बाद इसके अंदर जो हमें थीम दिखाया गया है मतलब फ़िज़िकल अपीयरेंस का, फ़िज़िकलिटी का कि जो मतलब इनकी जो गर्ट्रूड मोरल है और जो मतलब जो फीमेल और मेल का जो एक अफेक्शन होता है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन होती है, वो इस नावल के अंदर दिखाया गया है। क्योंकि इनके जो रिलेशन था, इनकी मैरिटल लाइफ थी, उसके जो फ्लॉज थे, उसकी मेन रीज़न क्या थी, क्योंकि इन दोनों ने जब एक दूसरे से लव मैरिज की थी तो उस टाइम पर जस्ट इनका जो इनकी जो बॉन्डिंग की थी वो फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से थी, क्योंकि ये एक दूसरे को लाइक करते थे। देन उसके बाद जब फिज़िकल अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गई तो इन दोनों की जो मेंटालिटी है वो एक दूसरे के साथ सेम नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से जो इनकी मतलब इनकी मैरिज लाइफ में इशू बने कि ये एक दूसरे को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मॉडर्निज़म के अंदर ये एक मॉडर्निज़म की करैक्टरिस्टिक्स भी है। इसी को हम जब मॉडर्निज़म के साथ इस नावल को हम मतलब क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये सन्स एंड लवर एज अ मॉडर्निस्ट वर्क क्यों है, तो उसके अंदर हम इन सब करैक्टरिस्टिक्स को लेकर कर सकते हैं कि जो मॉडर्न टाइम में जो हमारा एक रिलेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, इमोशन है, वो ख़त्म हो गए थे। जस्ट जो है फिज़िकलिटी जो है वो रह गई थी। और यही जो है वो D.H. लॉरेंस हमें बताना चाह रहे थे कि ऐसी क्या वजह है कि जो लोग हैं वो इमोशंस को हम जो नेचर है उन सब से दूर क्यों हो गई हैं। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है वुमेन वर्क के बारे में, उसके बाद वुमेन राइट्स के बारे में। इसके अंदर हमें इसके अंदर बताया गया है कि जो वुमेन के किस तरह कौन से राइट होते हैं। गर्ट्रूड मोरल जो है उनको किस तरह मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। मिस्टर जो उनके हस्बैंड थे उनके थ्रू वो अक्सर उनको मारा भी करते थे। तो यानी कि फ़ीमेल का भी थोड़ा बहुत इसके अंदर हमें दिखाया गया है। तो उसके बाद जो मतलब जो एक फ़ीमेल मतलब गर्ट्रूड मोरल है वो उसको छोड़ कर नहीं जाती हैं, वो मतलब उसी घर में रहती हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसको जो है वो छोड़ती भी नहीं है अपने हस्बैंड को। क्योंकि एक माइंडसेट जो होता है कि उनका था कि वो अपनी जितनी भी उनकी अट्रैक्शन थी या इंटेंशन थी वो अपने बच्चों की तरफ कन्वर्ट कर लेती हैं कि उन्हीं को अपना मतलब जो एक ऑर्बिट बना लेती हैं अपनी लाइफ का, अपने हस्बैंड से हटाकर वो अपने सन्स जो हैं उनकी तरफ जो है वो मूव कर जाती हैं। इसीलिए इस नावल का नेम भी सन्स एंड लवर रखा गया है। देन इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम डेथ का है। डेथ के बाद जो है एक मेन जो एक मतलब इस नावल ने जो मतलब एक टर्न लिया था कि जब इनका जो बड़ा बेटा है उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो मतलब गर्ट्रूड मोरल हैं वो किस तरह मतलब और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं अपने बच्चों की तरफ, और जितनी भी उनकी तवज्जो होती है वो सब अपने बच्चों की तरफ लगा देती हैं। देन इसके और एक ग्रीफ मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर थीम है कि जब उनके विलियम की डेथ होती है तो उसके बाद जो पूरी मतलब एक पूरी फैमिली है वो किस तरह एक मतलब ग्रीफ में चली जाती है। किस तरह उसके ऊपर मतलब एकदम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो इनको समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, और इस ग्रीफ की वजह से वो थोड़ा बहुत एक दूसरे के क्लोज भी हो जाते हैं। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम इसके साथ पॉल की पर्सनैलिटी के साथ रिलेट किया जाता है। D.H. लॉरेंस ने इस
डी.एच. लॉरेंस ने इस नावल के अंदर हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन बताई है कि जब भी किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई भी इशू चल रहे होते हैं तो उसकी वजह उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका रिज़ल्ट हमें डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में मिलता है। बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है वो किस तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको इन्होंने हाईलाइट किया कि जब मिस्टर एंड मिसेस मॉरल जो हैं वो आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, उनके जो रिलेशनशिप था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उसकी जो वजह थी यानी कि उसका इम्पेक्ट किस पर पड़ा, उनके बच्चों पर पड़ा और ख़ास तौर पे पॉल पर पढ़ा, क्योंकि तमाम बच्चे विलियम जो था वो ऑलरेडी अपनी मतलब अर्ली एज में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इनकी जो बेटी थी उसने भी अपनी अट्रैक्शन जो है अपनी स्टडी और करियर पर लगा दी, लेकिन पॉल ने इन दोनों के रिलेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है कि वो अपनी मदर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। उसको हर काम करने के लिए इवन के जॉब के लिए भी जो है वो परमिशन लेना और सब कुछ काम वहाँ पर एडजस्ट करना, उसमें भी उसको अपनी मदर जो है वो याद आती थी और वो उनकी हेल्प के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता। इवन अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, मैरिटल लाइफ तक जाने के लिए भी उसने अपनी मदर का ही उनकी अपनी मदर की बात सुनी और जो है वो मतलब इस नावल में एंड तक जो है वो शादी नहीं करता, यानी कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो है वो लैक ऑफ डिसीजन उसके अंदर जो है ये मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट उसके अंदर आ जाता है कि वो किसी अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन है उसको नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो इसके अंदर थीम है नेचर का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दिखाया गया है कि किस तरह जो एक आम इंसान है उसको किस तरह के इश्यूज फेस करना पड़ते हैं कि उसको जॉब के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है और उसकी वजह से किस तरह के लोगों को उनकी जो लाइफ है वो सिर्फ पैसे ना होने के बावजूद किस तरह ख़राब होकर रह जाती है। ये कुछ मेजर थीम्स थे इस नावल से रिलेटेड। आई होप